हेलो बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। चैप्टर चल रहा है बेसिक और दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर चैप्टर नंबर 2। ओके, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड जो है डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट नंबर 2 ही चलेगा। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रखी है आईसीआई के पर्सपेक्टिव से और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि कुछ चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको इनकम टैक्स को समझने के लिए ये आना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स के अराउंड 5 to 6 लेक्चर आप प्रॉपर करेंगे, चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको इनकम टैक्स से प्रॉपर दोस्ती हो पाएगी। दिस इज़ नॉट अ फास्ट ट्रैक, दिस इज़ फुल एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें हम हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम अपने लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी हम करेंगे उसका रिवीजन जो है हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी नो एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। सबसे पहले हमने कहा था टैक्स का मीनिंग क्या होता है। तो टैक्स के लिए हमने कहा था कि देखो, गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी पड़ती है। आर्मी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जैसे आपके डैम होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, सब कुछ कैरी आउट करना पड़ता है और सबके लिए उनको पैसा चाहिए होता है जिसके लिए वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। टैक्स क्या ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? सर ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, आपको टैक्स देना ही देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने पूछा था कि आपके टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो टैक्सेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, आपने इनकम अर्न की है, यू हैव टू पे इट। बट इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन जो है अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पावर टू लेवी टैक्स पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 265 है जो ये कहता है कि भैया नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मैंने इसको सिंपल वर्ड में कहा था कि गवर्नमेंट के अलावा और कोई टैक्स ना तो लेवी कर सकता है ना कलेक्ट कर सकता है। ओके, इसके बाद हमने इसको में पढ़ा था कि 7th शेड्यूल है आर्टिकल 246। ठीक है, जिस जो कि बताता है कि 3 लिस्ट आपकी, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है उसमें पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। स्टेट लिस्ट में स्टेट्स लेजिस्लेचर को दी गई है। कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर दोनों को पावर दी गई है। उसके बाद हमने कहा था कि इनकम टैक्स जो बना है वो एंट्री नंबर 82 में बना है यूनियन लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये 7th शेड्यूल लिस्ट नंबर 1 एंट्री नंबर 82 ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है आपका इनकम टैक्स आप पे लेवी एंड कलेक्ट करने की। ओके, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स की बात की थी, जिसमें सबसे पहला था हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट। एक्ट ये है फ्रेम, जैसे मैंने कहा था फिल्म की स्टोरी होती है, स्टोरी इज अ एक्ट कि भैया इनकम टैक्स कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कब कब लगेगा। लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? जैसे ट्रैफिक लाइट का हमने एग्जांपल लिया कि रेड लाइट है, अगर रेड लाइट क्रॉस की तो फाइन लगेगा, लेकिन कौन करेगा? वहाँ पुलिस ऑफिसर भी तो होने चाहिए। तो वैसे इनकम टैक्स में कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे इंप्लीमेंट होनी है, इसका काम इनकम टैक्स रूल्स करते हैं। फिर हमने पढ़ा था सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मतलब जो गवर्नमेंट एंटिटी है वो आपस में क्लेरिफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर थिंग्स का क्या मीनिंग होता है। सर्कुलर्स वो होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं। एंड नोटिफिकेशंस में क्या होता है, कौन सी चीज़ कब से इंप्लीमेंट हुई है वो नोटिफिकेशन में बताया जाता है। कोर्ट डिसीजंस में कुछ स्पेसिफिक कोर्ट डिसीजन होते हैं जो क्लेरिफाई करते हैं कि इसका इन पर्टिकुलर केस क्या डिसीजन मेकिंग हुई, जिसे लैंडमार्क डिसीजन कहते हैं। उन चीज़ों को लेके हम लॉ की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये आपको पता है बजट के दौरान जैसे टैक्स रेट्स क्या होने वाले हैं, कौन सी चीज़ कैसे क्या अमेंडेड, जो आप सुनते होंगे कि टैक्सेशन में अमेंडमेंट आई है DT GST, तो वो अमेंडमेंट्स जो होती हैं एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू आती हैं। दिस इज कंप्लीटली विद इन 4 मिनट्स हमने लास्ट 40 मिनट्स के लेक्चर को रिवाइज कर लिया। ओके, नाउ वी आर स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। कॉन्सेप्ट नंबर 2। सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अपनी डेडिकेशन के लिए, अपनी सक्सेस के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। दोस्त, मेरे से किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवर्क, हार्डवर्क क्या है? तो आप लोग सोचते होंगे कि अगर हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये हार्डवर्क है। नहीं, एक्चुअली जब आपकी लिमिट खत्म हो गई, ध्यान सुनेगा, जब आपकी लिमिट खत्म हो गई और उस लिमिट को पुश करके आप आगे बढ़ते हैं, वो हार्डवर्क है। आपकी जेनेटिक लिमिट्स है कि आप 8 घंटे 10 घंटे मेहनत कर सकते हैं, आप उतनी ही कर रहे हैं, ये हार्डवर्क नहीं है। क्योंकि ये तो आप तब भी कर सकते थे जब तक आपको दर्द हो रहा है, दर्द होना शुरू हुआ आपने छोड़ दिया, वो हार्डवर्क नहीं है। दर्द होने के बाद भी आप अपने आप को पुश कर रहे हैं अपने ड्रीम्स के लिए, अपने पर्पस के लिए, वो हार्डवर्क है। जब आंसू गिरने लग रहे हैं उसके बाद भी आप नहीं रुक रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं भाई इस बार मेरे को पास करना ही करना है, इस बार एग्जाम में रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, इस बार पेरेंट्स को प्राउड फील कराना ही कराना है, वो हार्डवर्क है। सो माय डियर फ्रेंड, to become the true CA dreamers you have to push your limit till end, जब तक आप जीतना चाहो। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं।
कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स कैसे कब कहाँ लगने वाला है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हम एकदम से चार्ज ऑफ इनकम टैक्स को नहीं पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, उसको वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे, देन हमें चार्ज ऑफ टैक्स जो है वो समझ में आने वाला है। जैसे आइए पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमारे टैक्स में मार्क्स नहीं आते, लॉ में मार्क्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि टीचर आपके जो हैंड रिटन नोट्स लिखवाते हैं आप उसको पढ़ते हैं और उसके बाद उस पर ही यकीन करके वही एग्जाम में लिखे आते हैं, तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। जबकि ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप एक बार स्टडी मैट चेक करना, प्योर लॉ चेक करना, डिक्टो आईसीआई की टर्म्स है, डिक्टो आपके एग्जामिनर के टर्म्स हैं। जब आपके वर्ड्स और आईसीआई के वर्ड्स सेम हो जाएंगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये डेफिनेटली एग्जैक्ट वही मीनिंग है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। हाँ, थोड़ा सा प्रिंटिंग, थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरीके से रखा गया है कि चीज़ें सिंपली दिखे, अदरवाइज डिक्टो ये वही है जो एग्जामिनर आपसे जानना चाहते हैं। देखो, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स क्या कहता है, एक रीडिंग देते हैं प्योर लॉ को, फिर देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें समझने वाली है। देखो पहले कहता है टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट्स। ये जो रेट्स है इसके लिए भी हमने एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है जिसमें हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड रेट्स वो पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्लैब रेट्स क्या होता है, 2 लाख पे टैक्स देना है, 5 लाख पे देना है, 10 लाख पे देना है, सरचार्ज क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, वो वहाँ पे सीखेंगे हम। ठीक है, तो पहला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप होता है एट द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड, जो भी रेट्स बताए गए फॉर द ईयर बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट। देखो एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फाइनेंस एक्ट क्या होता है, जैसे आप सुनते हैं बजट आता है, तो उसके अंदर उस फाइनेंस एक्ट में डिफाइन होती है चीज़ें कि भैया बजट या फाइनेंस एक्ट जो भी आप कह रहे हो कि उसमें कौन सा रेट्स लगेगा। सर क्या रेट्स रिवाइज भी होते हैं? हाँ सर होते हैं। क्या टैक्स कितना लगना चाहिए ये भी डिफाइन होता है? हाँ। जो स्लैब रेट है वो भी चेंज होते हैं? हाँ। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस एक्ट बताती है। और द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट क्या है, मैंने बताया जैसे फिल्म की स्टोरी होती है, तो एक्ट वही है कहाँ क्या कैसे होना चाहिए, और उसको रूल्स क्या करते हैं, उसको इफेक्टिव बनाते हैं कि कैसे वो चीज़ें चलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ऊपर ही, इसलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। द चेंजेस इज ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 231। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे वर्ड है ऑन एवरी पर्सन, तो यहाँ पे हमने एक टर्म और सीखना है, दैट इज पर्सन। सर पर्सन कौन होता है? डेफिनेटली हम सीखेंगे। टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम, तो टोटल इनकम क्या होती है हम वो भी सीखेंगे यहाँ पे, टोटल इनकम क्या होती है। ओके, अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट द असेसमेंट ईयर। तो सर एक टर्म और आया प्रीवियस ईयर और एक टर्म और आया असेसमेंट ईयर, ये भी हम इस लेक्चर के दौरान सीखने वाले हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस प्रोवाइड, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है 172, 174, 174 ए 5 एंड 6। तो ये चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे 172, 174, 174 यहाँ पे भी है, 176 ये सेक्शन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे सेक्शन ये याद रखने नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्या है मार्क कर रखा है, आज विद इन लेक्चर हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कट कर रहा हूँ लाइन ताकि इस सेक्शंस पे ध्यान ना दें। सेक्शन आपको क्या याद रखना है, अगर आपको याद रखना है तो आप ये याद रखते हो कि चार्ज ऑफ इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर 4 है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं इतनी बार रिवाइज करूंगा कि आपको ऑटोमेटिक चीज़ याद हो जाएगी। फिर टैक्स शैल बी लेविड ऑन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट ऑफ वेरियस प्रोविजन कंटेंट इन दिस एक्ट, कि भैया आपको जो टैक्स लेवी करना है उसमें आपको वेरियस प्रोविजन कंटेंट इन दिस एक्ट, इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन जो है उसका ध्यान रखते हुए करना है। तो फाइनली देखो मेरे को शब्द क्या क्या मिले सीखने वाले चार्ज के अंदर। चार्ज मुझे समझ में आएगा जब मैं रेट समझ पाऊंगा, तो रेट्स आपने बोला ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेट्स बताना मैं शुरू कर दूंगा और कैलकुलेशन पार्ट सिखाना शुरू कर दूंगा, तो वहां पे हम सीखेंगे। ओके, एनुअल फाइनेंस एक्ट ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इनकम टैक्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एवरी पर्सन, पर्सन क्या होता है ये कॉन्सेप्ट है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। टोटल इनकम क्या है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और प्रीवियस ईयर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, असेसमेंट ईयर इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जो भी चीजें हैं वन बाय वन आने वाली है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ठीक है, और जिसमें देखो ये प्रीवियस ईयर है और ये असेसमेंट ईयर, ये दो चीजें हमें डिस्कस करनी है फिलहाल इस लेक्चर में। तो सर चार्ज का मतलब क्या हुआ? देखो चार्ज का मतलब अगर आप सिंपली देखें तो चार्ज का मतलब है कि इनकम टैक्स के कुछ रेट्स हैं, अगर एक पर्सन असेसी एक वर्ड असेसी भी होता है वो भी हम सीखेंगे। असेसी की स्लैब रेट लेट सपोज मैंने कहा 2.5 लाख रुपए, एग्जांपल ले रहा हूं,
2.5 लाख रुपए से अगर वो ज्यादा कमा रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो हर एसएससी, एसएससी कौन है? एसएससी वो पर्सन है जिसकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, बट पर्सन वो पर्सन नहीं है जिसे टैक्स देना है। यानी एक वर्ड आता है पर्सन, एक होता है एसएससी। पर्सन में 7 कैटेगरीज होती है, हम 1 बाय 1 सीखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। और एसएससी कौन है? एसएससी वो पर्सन है जिसके पास इतनी इनकम है कि उसको अब टैक्स भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के कुछ टैक्स के रेट है जो कि फाइनेंस एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है। पहली लाइन ये बोलती है, दूसरा बोलता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एसएससी कौन है, तो वो विद इन नेक्स्ट लेक्चर हम सीखने वाले हैं, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसने इतनी इनकम कमाई है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में, क्या उसने इनकी इतनी इनकम कमाई है प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर में कि उसको इस साल, कि उसको इनकम टैक्स के अंदर अब टैक्स देना पड़ेगा। तो सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स का क्या कहता है, मैं आपको हिंदी में दोबारा से डिफाइन करता हूं कि फाइनेंस एक्ट के अंदर, देखो ये है प्योर लॉ पढ़ना, एक तरीका मैं सिंपल लैंग्वेज लिखवा दूं, सिंपल लैंग्वेज से मार्क्स नहीं आते, हमें वो लैंग्वेज लिखनी है जिससे आईसीआई, जिसका आपका एग्जामिनर आपसे चाहता है। देखोगे आप मैक्सिमम बच्चे कॉस्टिंग या टैक्स की वजह से फेल होते हैं, और टैक्स में भी स्पेसिफिक आपका होता है इनकम टैक्स, क्योंकि हमें वो डिक्टो लैंग्वेज आती ही नहीं है और आप फेल हो जाते हैं। आपको हर एक वर्ड वैसा आना चाहिए जैसा एग्जामिनर आपसे चाहता है। मैं चाहता तो इसको सिंपल वर्ड्स में भी लिखवा सकता था, लेकिन नहीं, हम वही पढ़ेंगे जो इनकम टैक्स आपसे कह रहा है। इनकम टैक्स क्या कह रहा है? आपके वो रेट्स जो कि आपके फाइनेंस या बजट के अंदर मेंशन है एंड जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मेंशन है, आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में जाके देखो कि क्या आप इतनी इनकम कमा रहे हैं कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और वो पर्सन जिसका स्लैब रेट यानी 2.5 लाख रुपए, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, लेट सपोज 2.5 लाख रुपए, यानी इतनी इनकम आप कमा रहे हो कि अब आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपको टैक्स देना पड़ेगा, सो नाउ यू आर कॉल्ड एज एसएससी। एसएससी वो पर्सन है जिसे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स अब देना पड़ेगा, जिसकी लायबिलिटी बन चुकी है कि हाँ उसे इनकम टैक्स के स्लैब रेट में आ चुका है, तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और भी कुछ रीजंस होते हैं, 1 बाय 1 हम सीखेंगे। तो सेक्शन 4 हमें क्या कंक्लूड करता है, एक बार दोबारा से बोलते हैं। रेट्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड है बजट्स के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जिसमें कि एवरी पर्सन कौन है? ये वो 7 कैटेगरी है जो कि इतनी इनकम कमा रहा है, जो कि अब एसएससी बन चुका है, जो कि हम चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर में उसने इतना पैसा कमाया है कि असेसमेंट ईयर में उसको टैक्स देना पड़े। दिस इज चार्जिंग सेक्शन 4। डोंट वरी, इस लेक्चर के एंड होने पे भी मैं दोबारा से पूरा इनकम टैक्स रिवाइज करके दूंगा आपको। फिलहाल इस लेक्चर में आगे जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें 2 टॉपिक पे ध्यान देना है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। और आपके स्टडी मेट में एक क्वेश्चन मेंशन है, कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम समझ ले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है, ठीक है। उससे पहले मुझे आपको कुछ चीजें डिस्कस करके दिखानी है। लीजिए, देखो पहली चीज मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ चीजें समझें। एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है सर। पहले तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो रिलेशन है पहले उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर है आपका 2022-23। आपको पता है असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2023-24। अच्छा, देखो P फॉर पिच्चू, A फॉर अग्गू। अग्गू मतलब अगला साल असेसमेंट ईयर होता है, पिच्चू यानी प्रीवियस ईयर पिछला साल होता है। सर थोड़ा सा और एग्जांपल दो, अच्छा देते हैं, ठीक है। 2000 अगर मैं बात करूं 23-24, इसका असेसमेंट ईयर होगा 2024-25। अच्छा सर और एग्जांपल दीजिए, लेट सपोज 2024-25 प्रीवियस ईयर है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2025-26। सर एक चीज तो मुझे आपकी एग्जांपल से समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है? कि प्रीवियस ईयर वो साल है जो असेसमेंट ईयर का पिछला साल है, और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का अगला साल है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? मैंने अभी तक समझाया नहीं है, मैं आपको एक बेसिक चीज सिखा रहा हूं, धीरे धीरे हम इसके और एक्सपर्ट बनेंगे, लॉ के डेफिनेशन को भी समझेंगे। पहली बात तो ये समझ में आ रही है, ओके।
यानी सर अगर मैं कहूं 2001 2, इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसका असेसमेंट ईयर होगा 2002 3। अगर मैं बोलूं यहां पे 2007 8, तो ये क्या होगा 2006 7। क्या ये वाली चीज क्लियर हुई? प्रीवियस ईयर एक पिछला साल होता है और असेसमेंट ईयर उसका अगला साल होता है। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट जो मुझे सिखाना है, पहले आप समझिए ईयर। ईयर में जब हम छोटे बच्चे थे तो हम पढ़ते थे कैलेंडर ईयर अकाउंट के अंदर, जो कि आपका 1 जन टू 31 दिसंबर होता है, ठीक है। तो हमको इसकी बात नहीं करनी है, हमें कैलेंडर की बात, ईयर की बात नहीं करनी है। हमारे ईयर में हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो जब भी आपके सामने आएगा फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर भी फाइनेंशियल ईयर होता है। पहली बात, असेसमेंट ईयर भी फाइनेंशियल ईयर होता है और प्रीवियस ईयर भी फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर दोनों ही होते हैं, पहली बात तो ये क्लियर रखना। फाइनेंशियल ईयर क्या दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं, फाइनेंशियल ईयर दोनों ही है। ओके, फाइनेंशियल ईयर को जनरली हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च। सर ये तो हमने अकाउंट में कभी कभी पढ़ा है। यस, आपने सही पढ़ा है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ओके, अब फाइनेंशियल ईयर में आपके 2 ईयर होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में आगे पास होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। ए वाई यानी असेसमेंट ईयर, पी वाई यानी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है, ईयर इन विच assessee earned the income। मैंने आपसे क्या बोला कि प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिसमें असेसी अपनी इनकम कमाता है। सर हमने आपसे इनकम टैक्स की बुक ली, जो आप लेक्चर पढ़ा रहे हो ना, बहुत अच्छे, हमने इनकम टैक्स की बुक आपकी बाय कर ली वेबसाइट से। ओके, क्या मैंने इस साल कमाया? हाँ। कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2024। समझ रहे हैं आप मेरी बात? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, धीरे धीरे क्लियर होगा। असेसमेंट ईयर क्या है? इन विच assessee paid tax to government। यानी मान लीजिए किसी ने 2022-23 में जो इनकम अर्न की, जब वो 23-24 में उसका टैक्स भरेगा तो उसके लिए असेसमेंट ईयर होता है। सर अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर वो ईयर है, ध्यान सुनेगा, प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें इनकम कमाई जाती है। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें टैक्स पे किया जाता है, जो इनकम हम कमा चुके हैं उस पर जो टैक्स भरा जाता है वो असेसमेंट ईयर होता है। अच्छा एक चीज और इसमें डिफाइन करते हैं, असेसमेंट ईयर ऑलवेज 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही होता है, बट इसमें डिफरेंस होता है। कई बार ये 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, कई बार फ्रॉम डेट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड, किस दिन से व्यवसाय शुरू किया, टू 31 मार्च होता है। लेट सपोज आपने एक बहुत अच्छा यूट्यूब पे आजकल चल रहा है, आपने सुना होगा चाय वाला, एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसमें एक भाई साहब है जो चाय बेच के, MBA चाय वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, तो अब अचानक से उनको आइडिया आया कि चलो चाय बेचते हैं। ओके, मैं एक भी इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपने पहली बार में इतनी अच्छी चाय बनाई? आंसर है नो, पहली बार में इतनी अच्छी चाय नहीं बनाई, बनाते आई। लेकिन जिस दिन उन्होंने लगा कि भैया मैं आज से बिजनेस शुरू करता हूँ, तो डेट देख के तो नहीं करेगा कि भैया आज मेरा बर्थडे, आज शुरू करो, आज वैलेंटाइन डे, आज शुरू करो। जब भी उसका मूड कर गया, हो सकता है उसे 1 मार्च को ही आइडिया हो, तो 1 मार्च से 31 मार्च, लेट्स सपोज 2023 चल रहा है, तो 1 मार्च 2023 टू 31 मार्च 2023 ये उसका प्रीवियस ईयर रहेगा। सर उसने बिजनेस कब शुरू किया? 1 जनवरी को, 1 दिसंबर को,
तो डिपेंड ये करता है उसने बिजनेस स्टार्ट किस दिन से किया। तो जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट किया वहां से 31 मार्च, ये उसका पहले साल में होता है। लेकिन अगले साल से वही 1 अप्रैल से 31 मार्च का उसका ईयर बन जाता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और ये हमने आई होप सीख लिया। क्या आपको ये लिखना है? लिखने का टाइम मैं एंड में दूंगा, ठीक है। पहले एक बार इसको समझते हैं। असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 9। सर एक चीज याद रखना, सेक्शन 2 के साथ जो भी सेक्शन होता है वो क्लॉज कहलाता है। क्लॉज क्यों कहलाता है? क्योंकि ध्यान सुनिएगा, क्योंकि क्लॉज में क्या हो रहा है, सेक्शन 2 के साथ मान लीजिए 7 है, 9 है, 31 है, 2 के साथ हम सीखने वाले हैं, उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। वही आप सेक्शन 7 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, 6 पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, तो उसमें क्या होता है, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ रिलेशन होता है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2, वहां रिलेशन है। लेकिन इसमें रिलेशन नहीं होता, इसलिए इसको क्लॉज बोला जाता है 2 के साथ। इसमें मैक्सिमम जैसे कंपनी लॉ पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, इसमें सेक्शन 2 के साथ डेफिनेशंस होती हैं अलग अलग। कोई रिलेशन नहीं होता इसलिए इसको क्लॉज बोला जाता है। अगर रिलेशन होता तो ये भी सबसेक्शन कहलाता। छोटी सी इंफॉर्मेशन आई होप नहीं पता होगी इसलिए मैंने आपको बता दी। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? दिस मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर। आप इसका ब्रैकेट में मतलब लिख लेना, वो साल जिसमें टैक्स पे करते हैं, वो साल जिसमें टैक्स पे करते हैं, वो असेसमेंट ईयर हो गया। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इन इज द प्रीवियस ईयर, यहाँ पे ई के इन कर देना, इन द प्रीवियस ईयर एंड सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर विच इज असेसमेंट ईयर। मतलब आपने पिछले साल जो इनकम कमाई थी उसका जो टैक्स आप इस साल भर रहे हो वो आपके लिए असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। नाउ ये सेकंड पॉइंट। थर्ड, इनकम अर्नड in the previous year 22-23 is taxable in the assessment year 23-24. Okay. Assessment year always start from 1st April and it always period of 12 months. Assessment year एक MCQ बन सकते हैं। आप बोलते हो ना सर MCQ कैसे बनते हैं, मैं एग्जामिनर होता तो यहाँ बना सकता हूँ। Can assessment year less than 12 months? Answer है no. But a previous year can be less than 12 months? Answer है yes. क्योंकि बिजनेस आइडिया कभी भी आ सकता है, बिजनेस कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 12 मंथ का होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पे ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता, बिजनेस कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, नाउ एक चीज हमें समझ में आई, असेसमेंट ईयर वो साल है जिसमें इनकम कमाई जाती है और उसमें टैक्स भरा जाता है। असेसमेंट ईयर कौन सा साल है? एक बार दोबारा से, सर गलती बोल दी आपने, हाँ गलत बोला मैंने, सही क्या है सर? असेसमेंट ईयर वो साल है जिसमें टैक्स भरा जाता है पिछले साल की इनकम जो कमाई है उसके ऊपर। यानी पिछले साल पे जो आपने इनकम कमाई है, जिस साल में उस पर टैक्स भरा जाता है वो आपके लिए असेसमेंट ईयर होता है। सर देखो 10 मिनट से मैं यही सिखा रहा हूँ कि आपने इतना डेप्थ पहले से आता था, अगर आता था तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं आता तो सीखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार मुझे आपका रिजल्ट पासिंग ही चाहिए हर हाल में। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखो प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस देता रहूँगा ताकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो 100% इस बार पास करें। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज प्रीवियस ईयर। इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर। कौन सा है प्रीवियस ईयर? क्या है? इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर। सर 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 एक चीज सर, क्या ये फाइनेंशियल ईयर नहीं होता? सर ये भी अपने आप में फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, और ये भी अपने आप में फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर तो दोनों है, लेकिन असेसमेंट ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें टैक्स भी किया जाता है, और प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें इनकम अर्न की जाती है। दोनों में फर्क है, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की थी एज अ चार्ट कि ईयर है कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर दोनों ही अपने आप में फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें इनकम अर्न की जा रही है, और असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें टैक्स पे किया जा रहा है। ओके फाइन, ग्रेट। नाउ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट का पिछला साल क्या होता है? प्रीवियस ईयर। ओके, असेसमेंट ईयर का पिछला ईयर कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर। एज मेंशन्ड अर्लियर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ डिस्कस किया? यहाँ पे, कि जिस साल में हम मतलब वो साल जिसमें हम असेसमेंट ईयर में पे किए जाने वाले टैक्स की इनकम को अर्न करते हैं वो होता है प्रीवियस ईयर। मतलब दोनों ही सेम लैंग्वेज में, टोन में बोल रहे हैं। ओके,
ना बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक कॉन्सेप्ट आया कि मान लीजिए अभी नया नया बिजनेस बना है, उसके साथ क्या होगा। जैसे मैंने चाय वाले का एग्जांपल लिया, चाय वाले के केस में क्या हुआ, आइडिया आ गया उसको, लेट सपोज 1 अगस्त को आइडिया आ गया। अब तो उसके लिए आप 1 अप्रैल थोड़ा ना काउंट करोगे, जिस दिन से उसको आइडिया है वो बिजनेस कर रहा है उस दिन से काउंट करेंगे ना। इन सच केस द प्रीवियस ईयर शैल बी पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एंड एंडिंग ऑफ द मार्च ऑफ सेट फाइनेंशियल ईयर। लेट सपोज उसको आइडिया आया 1 अगस्त को, तो उस दिन से कब तक सर, 31 मार्च। ओके, if a source of income come into existence in the said financial year, then the previous year will be commenced from the date on which the source of income newly comes into the existence and will end 31st March of the financial year। वो कह रहा है कि मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन आपको अचानक से कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो गया, तो वहां से लेके 31 मार्च आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन है आईसीआई की स्टडी मेट में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मैक्सिमम टीचर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि कभी एग्जाम में आता नहीं तो पूछे क्यों। लेकिन याद रखना, आपके 100% मार्क्स आने के 3 वजह होंगे। 100% सिलेबस पढ़ना, और 100% सिलेबस जो पढ़ा है वो समझ में आना, उसके बाद उसकी 100% प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए टेंशन मत लो, रिवीजन के लिए टेंशन मत लो। इस लेक्चर के भी एंड में मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पूरा रिवाइज करके दूंगा। आप वीडियो को लाइक थोड़ा सा कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जो भी आपके दोस्त सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आपका सपोर्ट पूरा मिला ना, मैं आपके लिए पूरी सेल्फ स्टडी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपने इमोशंस के साथ। डेफिनेटली आई रियली वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स एंड योर पेरेंट्स ड्रीम्स, क्योंकि जब आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आती है और आप बोलते हैं ना सर आपकी वजह से पास हुआ, और जब आपके पेरेंट्स कॉल करके बोलते हैं सर हमारा बच्चा सीए बन गया, बहुत खुशी होती है यार, बहुत खुशी होती है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, state any 4 instances where the income of the previous year is accessible in the previous year itself instead of the assessment year। मतलब क्या कह रहे हैं कि देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों अलग अलग होते हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाए। क्वेश्चन क्या है, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाए। आईसीआई मेटल का क्वेश्चन है, टेस्ट नॉलेज का पहला क्वेश्चन है ये। जाइए स्टडी में चेक कीजिए, डिक्टो वर्ड बाय वर्ड आपको सेम मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है। तो देखो जनरली अगर आंसर दिया जाए तो नो, ऐसा नहीं होता। लेकिन देयर आर सम सर्कमस्टांसेस। क्या सर इसके सेक्शन याद रखने हैं? नहीं, मत याद रखना प्लीज, इतना टाइम नहीं है आपके पास, इतना टाइम नहीं है आपके पास, हम नहीं याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। और हाँ, क्या सेक्शन याद रखेंगे, चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4, असेसमेंट 2 क्लॉज 9 एंड प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। ये 3 हमें सेक्शन याद रखने हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। अभी हम याद रखेंगे चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4, उसके बाद असेसमेंट ईयर 2 क्लॉज 9, देन प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। ये 3 सेक्शन अभी हम याद करते हैं। एंड आई एम गारंटीड यू टिल एंड ऑफ इनकम टैक्स सारे सेक्शन सीरीज से रिवाइज करेंगे, प्रॉपर आपको याद होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। आप बोलते हैं ना सर सेक्शन याद नहीं रहते, लिटरली आपको हर एक सेक्शन, हर एक प्रोविजन याद होगा। आपका सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको करता हूं, ठीक। तो देखिए क्या कहते हैं, क्या ऐसा होता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो जाए? आंसर है नहीं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है। जैसे मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, इसके बाद एक बार आप खुद से पढ़ना, आपका हो जाएगा। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंशियल, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। लेट सपोज एक पर्सन है, कहाँ का है, इंग्लैंड का, हमारे इंडिया के बॉर्डर पे आ गया। कैसे आया सर? शिपिंग मतलब शिप लेके आया। अब शिप लेके आया, उसने अपनी वोट खड़ी की, क्या की? वोट खड़ी की वहां पे। अब उसके पास कुछ सामान वगैरह पड़ा था, लोगों को बहुत पसंद आया, सबको विदेशी आइटम बहुत पसंद है। हाँ, अंग्रेजी बीट पे आपने गाना सुना होगा हनी सिंह का, अंग्रेजी बीट पे, तो अंग्रेजी चीज़ें बड़ी पसंद आती है इंडियंस लोग को। एक्चुअली होता ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बाहर की कोई चीज़ आती है हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वही घर की चीज़ों रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लोगों को उसके आइटम्स बहुत पसंद आए, कुछ भी गुड्स या कुछ भी थी पसंद आया, लोगों ने खरीदना चालू कर दिया। उसने वहाँ पे पोर्ट पे, बंदरगाह पे अपनी शिप खड़ी की, लोगों को बहुत पसंद आया कि भाई अंग्रेजी आइटम आए। उसे बेचना नहीं था, लेकिन दोनों इंटेंशन हो सकती है, या तो बेचने आया हो या तो नहीं आया हो। गुजर रहा हो, रोका,
बट आइटम्स उसके बिक गए इंडिया में। अब मान लीजिए वो 1 वीक 10 डेज अराउंड रहा इंडिया में, ठीक है। अब वो 10 डेज के बाद जा रहा है इंडिया से, उसने कितने का आइटम सेल कर दिया सर? उसने 50 लाख का आइटम सेल कर दिया। इंडिया में विदेशी आइटम की कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब एप्पल ही है सर, एप्पल है 1 लाख का फ़ोन, हाँ देखना इसका आईफोन 14 सबसे महंगा आईफोन लॉन्च हुआ है आज तक का। तो वही इंडिया का कोई फ़ोन ले लो, मेड इन इंडिया कर लो, बहुत कम ही होता है चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं होती। ओला, ओला मेड इन इंडिया, हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ जो भी कंपोनेंट है, लेकिन कहा जा रहा है मेड इन इंडिया है, ठीक। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। आपको ये समझना है कि विदेशी आइटम थे बहुत जल्दी बिक गए, 50 लाख की सेल हो गई उसकी, ठीक है। अब वो जा रहा है 10 दिन बाद। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो पर्सन जो इंडिया में आया, सर पहली बात को टैक्स उसको क्यों भरेगा? इसलिए भरेगा क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ये पोर्ट नया बनाती तो क्या वो आ पाता? नहीं। वो 10 दिन जो सेल कर रहा था, अगर उसकी चोरी हो जाती तो किसके पास जाता? इंडियन गवर्नमेंट के पास। ये जो नागरिक जो उनसे खरीद रहे हैं वो कंज्यूम कहाँ हो रहा है सर? इंडिया में। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि इंडिया के एटमॉस्फेयर में तुम्हें वो फेवरेबल चीजें मिली कि तुम सेल कर पाए और 50 लाख अर्न कर पाए, इसलिए हम तुमसे टैक्स मान रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि भैया हमने इंडिया का इनकम टैक्स बढ़ा है, हम इस साल कमाएंगे और अगले साल आके दे देंगे। अब वो जाने लगा बाय बाय, गवर्नमेंट का रुको। उसने बोला क्या हुआ सर, तुमको अभी टैक्स देना पड़ेगा। सर अभी कैसे सर? अभी तो मतलब असेसमेंट ईयर में देते ना, प्रीवियस ईयर चल रहा है। कि उसने नहीं अभी दे के जाओ। उसने कहा सर अभी कैसे? तो गवर्नमेंट बोली 7.5%, 7.5%, ठीक है ना, तुम हमको पे कर दो 7.5%। ओके सर, लेकिन अभी क्यों टैक्स ले रहे हो? अगले साल आके दे देगा ना। अब मेरी बात को मानो, क्या आपको लग रहा है इंग्लैंड से आया हुआ इंसान, एग्जांपल ले रहा हूं, वो अगले साल इसलिए आएगा इंडिया में क्योंकि उसे टैक्स पे करना है? आपने नीरव मोदी जी का नाम सुना होगा, आपने किंग फिशर के ऑनर का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग पैसा कमा के लोन लेके भाग जाते हैं, कोई पैसे देने वापस नहीं आता। तो नेवर थिंक कि कोई इंसान गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए, ओनली फॉर टैक्स, हाँ कोई दूसरा काम हो, आया है टैक्स दे दिया तो मान सकता हूँ, लेकिन इसलिए ही इंडिया में आए कि गवर्नमेंट का पैसा बकाया था और गवर्नमेंट को टैक्स दे दे, दिस इज नॉट पॉसिबल। शिपिंग बिजनेस फॉर नॉन रेसिडेंट, समझिएगा ये क्या बोलता है? वेयर ए शिप बिलोंगिंग टू अ और चार्टेड बाय अ नॉन रेसिडेंट, किसकी है सर? एक नॉन रेसिडेंट की, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं विदेशी। एक्चुअली ऐसे वर्ड ना हमें बहुत जल्दी याद होते हैं, इसलिए मैंने विदेशी वर्ड लिखा, इसका कोई दूसरा सेंस नहीं था। कैरेज पैसेंजर हो सकता है, उसमें पैसेंजर हो, लाइव स्टॉक हो, मेल हो, गुड्स हो। शिप्ड एट द पोर्ट इन इंडिया, उसने इंडिया के बंदरगाह पे आके पोर्ट पे अपने शिप को लगाया, ठीक है। द शिप इज अलाउड टू लीव द पोर्ट, उसको अलाउ किया गया भैया तुम पोर्ट पे अपनी शिप रोक सकते हो, ओनली व्हेन द टैक्स हैज पेड और सेटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट हैज बीन मेड फॉर द पेमेंट। वो कह रहा है कि देखो तुम रुके ठीक है, लेकिन अब जब तुम जाओगे ना, जाने से पहले तुम्हें इंडियन गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। देयर वाज 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड और पेबल टू द ऑनर और द चार्टर और टू एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ। या तो उसका कैप्टन, या तो ऑनर, या तो जिसको वो उससे बिलोंग कर रहा है वो पर्सन, या फिर उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन 7.5% गवर्नमेंट को टैक्स देने वाला है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, on account of such carriage is deemed to be his income which is charged to tax in the same year in which it is earned। कह रहे भैया कैरेज का 7.5%। एग्जाम में आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, बोलेगा इनकम टैक्स बताओ 50 लाख का 7.5%। सर उसमें 3 इनकम दे रखी है, अलग अलग एग्जाम्पल ले लिया, आप कौन सी इनकम लोगे? तो वर्ड हम देखेंगे कैरेज कहाँ लिखा हुआ है, कैरेज का 7.5%। हमें इनकम तो देखना है, लेकिन हमें वो वर्ड चूज करना है जिसका कि कैरेज लिखा हुआ, क्योंकि हमें वो बोल रहा है। तो हमने टैक्स अभी क्यों लिया, उसका रीजनिंग ये है कि हमें भरोसा नहीं है कि अगले साल ये इंसान आएगा और हमें टैक्स देके जाएगा। ये दे दे, कोई भी बंदा इसके बिहाफ पे दे दे, कोई भी ऑनर नहीं है तो अपने मालिक से बात करो, उससे पूछो कि टैक्स वो कैसे भरवाएगा, लेकिन हमें टैक्स चाहिए 7.5% ऑफ कैरेज। ओके, ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है पर्सन लिविंग इंडिया। अच्छा, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, आपने गाना सुना होगा, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। हाँ सर, यहाँ दुनिया नहीं छोड़ने की बात हो रही है, इंडिया छोड़ने की बात हो रही है। क्यों? आइए देखते हैं। वेयर इट अपीयर्स द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है दैट एनी इंडिविजुअल मे लीव इंडिया ड्यूरिंग द करेंट असेसमेंट ईयर और शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी
ही हैज नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया। उसको लगता है कि ये जो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं ना, ये इसका वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं है। द टोटल इनकम सर्टेन इंडिविजुअल फॉर द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर अप टू द प्रोविजनल डेट ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया इज चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर। मतलब असेसिंग ऑफिसर कौन है? ये वो ऑफिसर होता है जो आपकी इनकम टैक्स आपसे कैलकुलेट करवा के आपसे लेता है, या फिर इस तरीके समझो ये वो इंसान है, जैसे हमने पढ़ा था इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, ये इनकम टैक्स रूल के अंदर होते हैं असेसिंग ऑफिसर, जो आपका ऑफिसर है जो आपसे इनकम टैक्स ले सकता है या फिर आपको बता सकता है इनकम टैक्स इतना बन रहा है तुमको देना है। सबका अलग अलग जुरिडिक्शन होता है, उस जुरिडिक्शन से हिसाब से अलग अलग असेसिंग ऑफिसर होते हैं। ये क्या होता है तुम प्रैक्टिकल में जाके सीखना, अभी हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जितना रिलेवेंट है वो हम सीख रहे हैं। अब उसको लगता है मतलब एक प्रॉपर ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर मतलब वो ऑफिसर जो तुम्हारी इनकम को असेस करके बताएगा तुम्हारा टैक्स कितना बन रहा है। वैसे खुद बता दो, वरना हो सकता है वो तुम्हें बताएगा कि भाई तुम टैक्स नहीं पे कर रहे हो, पर टैक्स पे करो। उसको ये लग रहा है कि तुम इंडिया तो छोड़ के जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? लेट सपोज मैं बहुत अच्छा टैक्स पढ़ाता हूँ, इंग्लैंड से कॉल आया कि सर, मेल आया, कॉल तो नहीं आया, मेल आया कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में टैक्स पढ़ाएंगे क्या? मैंने कहा कितना मिलेगा सर रोकड़ा? अरे सर 50 लाख पर मंथ। मैं तो बहुत खुश हो गया भाई, अपन आता है ना, रुको आ रहा अपन। तो असेसिंग ऑफिसर कह रहा है भाई मेरे को लग रहा है, मेरे को भी मेल की जानकारी मिली है, तुम आओगे नहीं इंडिया, वापस आओगे क्या? मैंने कहा हाँ आऊँगा ना। कह ना ना, इंटेंशन नहीं लग रहा तुम्हारे आने का, तुम जा रहे हो ना, आओगे नहीं? ओके, तुमको पता चल गया कि हाँ। ऐसा करो विनीत सर, ये जितने साल तुमने इसका जो प्रीवियस ईयर का इनकम अभी तक अर्न किया ना डिपार्चर से पहले, वो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देके जाओ। जाने के लिए मना नहीं कर रहे, टैक्स देके जाओ। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम हो गया, जिस साल इनकम अर्न की उसी साल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अगला है एओपी, बीओआई, एजीपी, फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। सर ये क्या है? ईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एक ना अभी टर्म आने वाली है आपके सिलेबस में, पर्सन के अंदर हम ईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए क्या समझो, जैसे गणपति बप्पा मोरिया, हाँ, या फिर नवरात्रे होते हैं, या फिर इंडिया में बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। लेट्स सपोज ओलंपिया सेट हुआ कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, कितने का जी? 10 दिन का है, ओके। या फिर नवरात्रि हुए, या फिर गणपति विसर्जन के लिए चंदा इकट्ठा किया गया। मान लीजिए गणपति विसर्जन के लिए, नवरात्रि के लिए चंदा इकट्ठा किया गया, इनकम आई जी 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए इकट्ठा है, उन्होंने पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, अब वो जा रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा भैया टैक्स देके जाओ। टैक्स देके जाए किस बात के ऊपर? हमने इनकम टैक्स लॉ पढ़ा है, इस साल कमाएंगे अगले साल आके भरेंगे, तुम्हें बताएंगे क्या खर्चा होगा, अभी टैक्स देके जाओ। क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना था, जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाएगा तुम उसके बाद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किस बंदे ने इनकम अर्न की, कहाँ से इनकम अर्न की, और वो पैसे अब कहाँ गए, इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था। इसलिए कहा जा रहा है कि एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट के आगे और पर्पस के आगे तुम लिख सकते हो गणपति विसर्जन, ठीक है, नवरात्रि, या फिर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशंस। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रहे कि पर्टिकुलर इवेंट होते हैं, आपने भी अपनी सोसाइटी में देखा होगा, पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, सबसे 500-500 रुपए लिए और पैसे इकट्ठा किया, लेकिन उसका टैक्स उसी समय तुमको कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हो सकता है कि इनकम जीरो आ रही हो, ठीक है, लेकिन असेस तो करके बताओ इनकम आ रही है नहीं आ रही, टैक्स बनता है नहीं बनता है, वो गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग चाहिए। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, बनता है तो दे दो, गवर्नमेंट यही बोल रही है तुमसे, ठीक है। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। देखो कई बार क्या होता है, पहले क्या होता था, टैक्स की प्लानिंग चलती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट स्मार्ट हो गई है। गवर्नमेंट कह रही है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज मेरे पास 2 घर है, मान लीजिए 2 घर है, ठीक है, 2 नहीं 5 घर है, ठीक है, 2 तक तो वैसे एग्जाम्प्ट कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी में सीखेंगे हम। मैं अपने 2 घर ना किसी और को दे रहा हूं, बस पेपर पे, लेकिन अभी भी मालिक मैं ही हूं। मैंने अपने भाई को दे दिया, मेरे भाई की इनकम कितनी है? इनकम ही नहीं है, कुछ नहीं करता, मैंने अपने 2 घर उसके नाम कर दिए, वहां से पर हाउस का 2 लाख रुपीज इनकम टैक्स आता है, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज एक का रेंट, 2 का 4 लाख आते हैं, और 87A के अंदर रिबेट मिलती है, तो उसको लेके उसका टैक्स LIC वगैरह लेके जीरो हो जाता है। लेकिन वही अगर मेरे को मिलता तो मेरे को उस 4 लाख पे 30% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता। तो मैंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी किसी ऐसे इंसान के नाम कर दी,
और क्यों की, उसकी वजह देखो। वजह ये नहीं कि मैं बेच रहा हूँ, नहीं, बस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इनकम शो करेगा तो मेरे को हायर रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि मुझे गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स देना पड़े। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा कि जब आप ऐसा कर रहे हो उसी साल, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, जब आपने ये ट्रांसफर किया उसी समय हम आपसे टैक्स ले लेंगे। प्रीवियस ईयर इक्वल्स टू असेसमेंट ईयर। ओके, नाउ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी को कोई दिक्कत आ गई, कभी यार फैमिली में किसी की डेथ हो गई, कोई भी इमरजेंसी हो गई, बिजनेस नहीं चल रहा, लॉस हो रहा है, आपने बिजनेस बंद किया। अब आपने जब बिजनेस बंद किया तो हम वेट नहीं करेंगे असेसमेंट ईयर का, जिस समय आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बंद कर रहे हैं, उसी समय प्रीवियस ईयर में हम कहेंगे कि अपना बिजनेस बंद करते करते गवर्नमेंट का टैक्स देके जाओ। ओके, तो एक बार शुरू से हमने जो भी पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, बेसिक चल रहा है अभी भी, हमारा कोई बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक नहीं आया, लेकिन हाँ वी ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग एट फ्रिक्वेंसी कि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें सेव हो जाए। ये चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है कि लास्ट डे ऑफ एग्जाम हमें टेंशन ना हो कि हमने चीज़ें पढ़ नहीं रखी, हमें इतनी बार पढ़ा होना चाहिए कि एग्जाम में कुछ भी पूछे हम आंसर कर पाए। पहला है बेसिक नॉलेज में कॉन्सेप्ट नंबर 1, टैक्स का मीनिंग क्या है। तो हमने समझा कि टैक्स किस लिए चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, आर्मी का होता है, सिविल सर्विसेज के होते हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ताकि गवर्नमेंट खर्च कर पाए। ठीक है, और अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके बोलिएगा दिल से थैंक यू, क्योंकि मुझे आपके चेहरे पे स्माइल चाहिए और आपके पेरेंट्स का प्राउड वापस चाहिए। इस बार हैशटैग सी रिजल्ट मेरा है। ठीक है, वीडियो को प्रमोट कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि गवर्नमेंट को खर्चा करना है, पैसे चाहिए, तो उसने टैक्स लिया। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि बर्डन शिफ्ट हो जाता है और इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा पावर टू लेवी टैक्स। आर्टिकल 265 कहता है कि गवर्नमेंट ही कलेक्ट एंड लेवी करेगी। उसके बाद हमने देखा कि 7th शेड्यूल है, आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल है, जिसमें 3 लिस्ट के बारे में बताया गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद हमने देखा कि एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल, वो ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है इनकम टैक्स को लेवी एंड कलेक्ट करने की। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात की, कंपोनेंट्स में हमने एक्ट की बात की जो पूरा फ्रेम बताता है, रूल्स बताता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है रियल लाइफ में। उसके बाद हमने सर्कुलर्स की बात की, वो गाइडलाइंस होती हैं कि किस चीज़ का प्रॉपर जगह क्या मीनिंग आता है। नोटिफिकेशंस ये बताता है पर्टिकुलर प्रोविजन या एक्ट या कोई भी रूल्स कब से अप्लाई हो रहा है। कोर्ट डिसीजंस में लैंडमार्क डिसीजंस होते हैं जो कि हमें लॉ को प्रॉपर इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट में बजट्स टाइप की चीज़ें होती हैं जिसमें ये बताते हैं रेट्स क्या चल रहा है, कहाँ क्या अमेंडमेंट आई है, कहाँ क्या अपडेट आए, वो चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आज के सेशन की, जिसमें हमने चार्ज ऑफ इनकम टैक्स की बात की। सेक्शन नंबर 4 है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। ये कहता है कि पर्टिकुलर टैक्स रेट जो कि आपके बजट्स में फाइनेंस एक्ट में बताए गए हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट्स बताए गए वो लगेंगे उस पर्सन पे जिसका स्लैब रेट से ज़्यादा इनकम हो चुका है, जो कि अब एसएससी बन चुका है, जिसने प्रीवियस ईयर में इतनी इनकम कमाई है कि उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट खत्म हो गया है और अब वो टैक्स देगा असेसमेंट ईयर में। दिस इज योर चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। उसके बाद हमारे पास असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इज सेक्शन 2 क्लॉज 9। ये कहता है कि ये वो साल है जिसमें एसएससी को टैक्स देना पड़ता है। पहले तो इसका बेसिक क्लियर करते हैं। ईयर में दो होता है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर दोनों ही है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों ही फाइनेंशियल ईयर है। और असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें हम इनकम कमाएंगे और टैक्स भरेंगे, ये 12 मंथ का ही होता है। इसके बाद हमने बात की प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें कि हमने इनकम कमाई है, टैक्स पे करेंगे असेसमेंट ईयर में, कमाएंगे हम प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में जो कमाते हैं उसी का टैक्स हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, क्योंकि कई बार नया नया आइडिया है तो जहां से आइडिया आया उस समय से 31 मार्च के पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि भैया कुछ कंडीशंस बताइए। एग्जाम में 4 पूछी गई है स्टडी मेट में, लेकिन हमने सारी कंडीशंस यहाँ पे 5 डिस्कस कर लिए, जिसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होता है, हम वेट नहीं करेंगे अगले साल का। पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, वो पर्सन आया है, लाइव स्टॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने हमारे इंडियन पोर्ट पे अपना शिप रोका है,
अब हम उसे कह रहे हैं कि भाई अपने फ्रेट का 7.5% दे के जाओ, प्रीवियस ईयर इक्वल्स टू असेसमेंट ईयर, हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे। पर्सन लिविंग इंडिया, वो इंडिया से जा रहा है और असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि ये लौट के नहीं आएगा, तो हम कह रहे हैं कि भैया जितना भी तुम्हारा इनकम है उस पर इनकम टैक्स दे के जाओ, हमें पता है तुम नहीं आओगे। उसके बाद एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन्होंने पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस के लिए ही वो चीज़ें एसोसिएशन की थी, जैसे हमने कहा था गणपति बप्पा मोरिया, नवरात्रे, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है। पर्टिकुलर इवेंट होता है, उसको क्लोज होने के बाद हम पता ही नहीं लगा सकते कि इनकम किसने अर्न की, इसके पीछे कौन था। तो जैसे ही ऑर्गेनाइज होती है, जैसे ही क्लोज होती है, उससे पहले हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जी अपना टैक्स ले लीजिए, या फिर गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमें टैक्स दे दीजिए, क्योंकि हमें पता है अगले साल आप नहीं मिलोगे, तो प्रीवियस ईयर इक्वल्स टू असेसमेंट ईयर। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास 5 घर है, 2 घर मैंने अपने भाई को दे दिए, 4 लाख की इनकम आती थी, मेरे पास होता तो मुझे 30% रेट ऑफ टैक्स से इनकम टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन मेरे भाई की कोई इनकम ही नहीं है, तो वो नॉर्मल स्लैब रेट बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्लेम करते हुए टैक्स पे करेगा, और हो सकता है एलआईसी वगैरह के डिडक्शंस लेते हुए उसको इनकम टैक्स देना ही ना पड़े। तो इस केस में जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, उस केस के अंदर गवर्नमेंट कहेगी हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, काइंडली पे टैक्स राइट नाउ। डिसकंटिन्यूस बिजनेस में क्या होता है, कई बार बिजनेस में लॉसेस होते हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, तो हम बिजनेस को क्लोज कर रहे होते हैं। असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे, आप बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, अभी ही गवर्नमेंट को टैक्स देके चाहिए। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। नोट्स लिखने का टाइम देता हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, अगर आपको मेरा हार्ड वर्क शो हो रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों से वीडियो सीरीज शेयर कीजिए कि हाँ भाई सेल्फ स्टडी कर और 100% कर, दिल से कर, मेहनत कर और पास हो जा। अभी आपको एक किस्सा छोटा सा और सुनाता हूँ। मुझे अभी फीवर था और मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के बिल्कुल मूड में नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है कि इस बार ये सीरीज़ अपडेट होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, तो रेगुलर होनी चाहिए, अगर मैं जिंदा हूँ तो सीरीज़ अपडेट करूँगा। तो दैट शो द हार्ड वर्क कि आफ्टर फेलियर, आफ्टर नेगेटिव पॉइंट्स, यू आर डूइंग टिल यू आर विनिंग। ठीक है, तो नोट्स के लिए मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ, प्रॉपर लिख लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू।